नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यदि अभी बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले तो पहले आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ, क्योंकि बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए मैं हिस्ट्री के बस 25 MVBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 मार्क्स एंड 5 मार्क्स वाले बताने वाला हूँ। यह एकदम 100% गारंटी वाला प्रश्न है, ठीक है। एकदम 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि यह जो गेस प्रश्न दे रहा हूँ इसकी तैयारी आप सभी इस वीडियो में बहुत अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा तो होगा, क्योंकि 25 प्रश्न पढ़ाऊंगा, वो भी सब्जेक्टिव, जिसमें 2 मार्क्स वाले भी रहेंगे और 5 मार्क्स वाले भी रहेंगे। इसलिए पहले थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, आप सभी ध्यानपूर्वक देख लीजिए। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो बहुत अच्छे से देख लीजिएगा यदि आप सभी 8 फरवरी के एग्जाम में बैठने वाले हैं तो, ठीक है। चलिए बिना देरी के हुए हम पहले 9 प्रश्न से क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं लास्ट में बताऊंगा भी कि आप सभी इसका सारा का सारा PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे फोटो कॉपी करा सकते हैं, कैसे आप चीटिंग के लिए ले जा सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। केवल क्योंकि आपको एग्जाम पास करना हो सकता है बहुत सारे बच्चे पढ़े नहीं रहते, वो चाहते हैं कि कहीं से कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हम एग्जाम पास कर जाए। तो डोंट वरी, पहले इंडियन कैरियर या BSV कैरियर आपके साथ है, आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा गेस क्वेश्चन करके लाया है। आप सभी को ये सारे प्रश्न की तैयारी बहुत अच्छे से कर लेनी चाहिए, ठीक है। पहला प्रश्न देखिए, हीनयान और महायान से आप क्या समझते हैं। ये टॉप लेवल का प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसका आंसर में क्या लिखना है कि हीनयान और महायान बौद्ध धर्म की दो अलग अलग शाखाएं है, ठीक है। हीनयान और महायान जो है ये बौद्ध धर्म की दो अलग अलग शाखाएं है, ठीक है। यूं कह सकते हैं कि भाई, दो अलग अलग भाई है, ठीक है। जिसमें क्या है कि चौथी बौद्ध संगीत जिसका आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था, पूछ देगा आपसे भी कि चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था, तो कश्मीर के कुंडलवन स्थान में हुआ था, जिसमें कनिष्क के शासनकाल में आयोजित किया गया। यह किसके शासनकाल में आयोजित किया गया था ये भी पूछेगा, तो कनिष्क के शासनकाल में आयोजित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था, या इसका उद्देश्य था बौद्ध संतों के आपसी मतभेद को दूर करना था। मतलब बौद्ध के जितने भी संत थे इसके आपसी मतभेद, मतलब दोनों में मतभेद हो जाता है ना, कोई कहता है कि नहीं हमारे बुद्ध भगवान जो थे ऐसे थे, ये कोई कहते हैं कि ऐसे थे, मतलब दोनों में जो आपसी मतभेद था इसका दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य था। लेकिन इस बौद्ध संगीत में महात्मा बुद्ध को ईश्वर मानने और महापुरुष मानने का बौद्ध धर्म दो अलग अलग संप्रदाय में बट गया। मतलब क्या है कि इस बौद्ध संगीत को इसलिए आयोजन किया गया था कि हम आपसी मतभेद को दूर करेंगे। लेकिन इसमें क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध को जो ईश्वर मानते थे उसमें, और महापुरुष मानने वाले, मतलब कोई थे जो महापुरुष मानते थे बुद्ध को, ठीक है, और कोई ईश्वर उनको मानते थे, तो इसमें क्या हुआ, दो अलग अलग संप्रदाय में दोनों बट गए, ठीक है। क्योंकि कोई कह रहा है कि ये हमारा भगवान है और कोई कह रहा है नहीं ये एक महापुरुष थे, ठीक है। तो इस कारण क्या हुआ, ये दोनों अलग अलग संप्रदाय में बट गए, जिसमें महायान जो था, महायान संप्रदाय के लोग जो थे यह बुद्ध को क्या मानते थे, तो ईश्वर मानते थे, ठीक है, और मूर्ति बनाकर इसका पूजा करते थे। वहीं पे हीनयान जो है यह बुद्ध के हीनयान जो थे उनके सिद्धांतों और विश्वासों पर उनका प्रचार प्रसार करते थे, ठीक है। मतलब वो महापुरुष मानते थे और उनके सिद्धांत जो भी थे या विचार थे उनका प्रचार प्रसार करते थे, उनको मानते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दोनों भागों में बट गया। तो आप इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। दूसरा नौ प्रश्न के पहले है, दूसरा नौ प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य क्या। टॉप लेवल का प्रश्न इस साल के लिए 2 मार्क्स में, ठीक है। आंसर में लिखिएगा आप सभी, भारतीय संविधान को प्रस्तावना की संविधान की कुंजी कहा जाता है, यानी संविधान की प्रस्तावना जो है यह संविधान की कुंजी कहा जाता है, या यूं कहिएगा तो संविधान की प्रस्तावना को हम क्या कहते हैं, तो संविधान की आत्मा कहते हैं, ठीक है। और भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका से आया, मतलब भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना का विचार है ये कहाँ से आया, तो अमेरिका से आया। इसका प्रमुख उद्देश्य वाक्य जो है यह है न्याय, ठीक है, यानी न्याय में जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले, ठीक है। लोगों को क्या है, तो न्याय मिले, तो सामाजिक रूप से भी न्याय मिले, आर्थिक रूप से भी न्याय मिले और राजनीतिक रूप से भी न्याय मिले। स्वतंत्रता में जैसे विचार की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होना चाहिए, विश्वास तथा पूजा अर्चना की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उसके बाद समानता हो गया, ठीक है। और उसके बाद देखिए प्रतिष्ठा तथा अवसर की, ठीक है, प्रतिष्ठा तथा अवसर की। उसके बाद भ्रातृत्व की, ये मतलब व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना तथा आपसी बंधुत्व बढ़ाना, ठीक है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं कि इस भारतीय संविधान के मुख्य उद्देश्य क्या है, या प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य क्या है, या मुख्य आदर्श क्या है। जो किसी भी प्रकार से ये प्रश्न पूछे आप सबसे, इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है दांडी मार्च से आप क्या समझते हैं। टॉप लेवल का प्रश्न आपके लिए, ठीक है। तो लिखिएगा, अंग्रेजों ने जब नमक पर अपना वर्चस्व बढ़ा दिया, मतलब नमक जो था इस पर अपना वर्चस्व था, उसके विरुद्ध में महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से 78 सदस्यों के साथ एक यात्रा निकाली,
तथा 24 दिनों में 240 मील की यात्रा कर 5 अप्रैल 1930 को गुजरात स्थित डांडी नामक गांव में पहुंचे और अगले दिन समुद्र से जल से नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया, जिसे इतिहास में डांडी मार्च कहा गया है। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। ठीक है, अगर पूछे कि जब डांडी मार्च हो रहा तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड इरविन थे। और उसके साथ यह मतलब डांडी मार्च क्यों किया गया, तो क्योंकि मतलब अंग्रेजों ने नमक पे भी करोड़ लगा दिया था और नमक भी मतलब भारतीयों को देने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब उसका शोषण किया करते थे भारतीयों के। तो इसलिए महात्मा गांधी ने इसके विरुद्ध में 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से, इसका पूछे कि डांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो साबरमती आश्रम से हुआ था। कब हुआ था, 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था, जिसमें कुल कितने सदस्य थे, तो 78 सदस्य शामिल होकर पैदल यात्रा की। ठीक है, और 24 दिनों में 244 मील की यात्रा करके वह 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को गुजरात स्थित डांडी नामक गांव में पहुंचा। डांडी नामक गांव में पहुंचा और वहां से समुद्र से जल निकालकर उससे नमक बनाया और इस नमक कानून को भंग कर दिया, जिसे इतिहास डांडी मार्च के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर लिख देना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ गया होगा। आगे बढ़िए, और ये देखिए 5 नंबर क्वेश्चन के लिए टॉप लेवल का प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन पर प्रकाश डालिए। टॉप लेवल का प्रश्न है प्यारे, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है आपके लिए इस साल के एग्जाम के लिए। लिखिएगा, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया प्रथम जन आंदोलन था। असहयोग आंदोलन जो है यह महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया प्रथम जन आंदोलन था। ठीक है, इस आंदोलन के कारण निम्नलिखित है। इस आंदोलन के कारण जो थे ये निम्नलिखित है। एक में लिखिएगा रॉलेट एक्ट एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुद्दा। पहला जो कारण था यह था कि रॉलेट एक्ट जो लाया था अंग्रेज उसका, और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था पता है, 13 अप्रैल 1919, जिसमें हजारों भारतीयों को निहत्थे भारतीयों को मार दिया गया था। ठीक है, उसके बाद खिलाफत का मुद्दा, उसके बाद स्वराज की प्राप्ति एवं आंदोलन के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। और इसके बाद लिखिएगा स्वराज की प्राप्ति, इस आंदोलन के मतलब स्वराज की प्राप्ति करना तथा इस आंदोलन के जो कार्य थे ये निम्नलिखित थे। एक में लिख देना है ए में, सरकार से मिली वैतनिक और अवैतनिक पदों का त्याग कर देना। ठीक है, मतलब जो भी अंग्रेज तो जो भी मतलब पद दिए थे वैतनिक पद या अवैतनिक पद, उसको त्याग देना है। सरकारी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार करना, सरकारी न्यायालय और विदेशी वस्तु का बहिष्कार करना, सरकार को कर न देना तथा मद्यपान निषेध करना। आंदोलन के दौरान आगे लिखिएगा प्यारे, आंदोलन के दौरान कई रचनात्मक कार्य भी किए गए, जैसे राष्ट्रीय स्कूल कॉलेज की स्थापना की गई, हथकरघा और बुनाई उद्योग को बढ़ावा दिया गया, हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित किया गया। देखते ही देखते आंदोलन व्यापक रूप धारण कर लिया। इसमें सभी समुदाय के लोग हिस्सा ले रहे थे। किस आंदोलन में, तो असहयोग आंदोलन में, क्योंकि महात्मा गांधी का प्रथम जन आंदोलन था। ठीक है, विदेशी कपड़ों की आग जलाई गई, मतलब विदेशी जितने भी कपड़े थे उसका आग जलाकर मतलब उसका विरोध किया गया। इस आंदोलन को अंग्रेजों का दबाव का प्रयास किया गया, मतलब इस आंदोलन से क्या हुआ, अंग्रेजों पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया। लेकिन आंदोलनकारियों में गुस्सा फूट पड़ा था, लेकिन क्या है, आंदोलनकारियों में गुस्सा फूट पड़ा था और वो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में, उत्तर प्रदेश के जो गोरखपुर जिला है इसमें चौरी चौरा गाँव में आंदोलनकारियों ने एक पुलिस थाना को घेर लिया था और उसमें आग लगा दी गई, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए थे। इस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने आंदोलन को 12 फरवरी 1922 ईस्वी को वापस ले लिया। ठीक है, अब पूछता है कि असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने क्यों वापस लिया, ये भी आपके एग्जाम के लिए टॉप लेवल का प्रश्न है। तो आप लिखिएगा कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी का प्रथम जन आंदोलन था और इसमें लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग मिला। और सहयोग मिलने के कारण क्या हो कि मतलब आंदोलन जितने भी आंदोलनकारी थे उसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा फूट पड़ा था। और इस कारण से क्या हुआ कि वह अंग्रेज़ों का मतलब एक जो पुलिस चौकी था उत्तर प्रदेश में, उस चौरी चौरा गाँव में, उसमें क्या क्या उसमें ही आग लगा दिया। और आग लगाने से क्या हुआ, 22 पुलिसकर्मी जलकर राख होकर मर गए। तो इसी से दुखी होकर महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। कब ले लिया वापस, तो 12 फरवरी 1922 ईस्वी को उन्होंने वापस ले करके अब ये असहयोग आंदोलन मुझे नहीं करना। ठीक है, क्योंकि वो दुखी हो गए थे, क्योंकि महात्मा गांधी क्या थे, तो अहिंसा के खिलाफ थे कि बिना लड़ाई लड़े बिना किसी के मारे हम इस देश को जीतेंगे, और सच में वो जीते भी देश। तो इस प्रकार से प्यारे इस प्रश्न का आंसर आप सभी को लिख देना। 1857 की विद्रोह के तत्कालीन कारण पे प्रकाश डालिए। टॉप लेवल का प्रश्न है, 5 नंबर में ये भी प्रश्न पूछा जाता है, कभी कभी ये 2 नंबर में भी प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 में जो विद्रोह हुआ था इसके तत्कालीन कारक क्या है, मतलब उस समय के वर्तमान कारण जो थे, यह कौन कारण थे जिस कारण से यह 1857 में विद्रोह हुआ। तो आप सभी को मालूम है कि 1857 का विद्रोह कब स्टार्ट हुआ, तो 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे लिखिएगा
1857 विद्रोह एकाएक उठा विद्रोह नहीं था। मतलब होता है ना कि कोई विद्रोह अचानक उठ गया और बस हम उस विद्रोह में शामिल हो गए, उस आंदोलन में शामिल। तो ये एकाएक उठने वाला विद्रोह नहीं था, बल्कि लंबी अवधि से चल आ रही अंग्रेजों की दमनकारी और शोषणकारी नीतियों का परिणाम था। मतलब लंबी समय से अंग्रेज जो थे हम भारतीयों पे दमनकारी करते थे, शोषण करते थे, इसलिए यह आंदोलन हुआ था। कौन? 1857। क्योंकि मतलब होता है ना कि अब जब किसी भी व्यक्ति से आप तंग आ जाते हैं तो आप क्या कहते हैं, मैं अब तुमको छोड़ रहा हूँ, मुझे छोड़ दो बाबा, माफ़ कर दो, मुझे तेरे साथ नहीं रहना। तो इसीलिए क्या होगा, कितना कोई भी इंसान सहेगा, सहन शक्ति जो होता है ना, मतलब इंसान के अंदर जब टूट जाता है तो वो बिखर जाता है, और बिखरता है तो वो नहीं समझता कि ये हमारे अपने थे, ठीक है, वो सुनते छोड़ दो, बात खत्म करो, अब मुझे नई जिंदगी जीना है। तो इसीलिए यह विद्रोह जो है, मतलब अंग्रेज कार्य खूब ज़्यादा दमन करते थे, शोषण करते थे हम भारतीयों का, इसलिए यह आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो ये मतलब एकाएक उठने वाला आंदोलन नहीं था, विद्रोह नहीं था। अंग्रेज ने हमारे भारत में अपने शासन काल के दौरान, अंग्रेज ने हमारे भारत में अपने शासन काल में अनेक सारे बदलाव किए, जिसमें लोगों के मन के असंतुलन व्यापक था। मतलब अंग्रेज ने शासनकाल तो भारत में शासन किए, ठीक है, और बहुत सारे बदलाव किए, इसलिए क्या कि लोगों के मन में असंतोष था। मतलब वो खुश नहीं थे कि यार अंग्रेज हमारा क्यों शोषण इतना ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, 1857 के पूर्व सैनिकों को ब्राउन बॉस नामक राइफल दिया जाता था। 1857 के पूर्व जो है, यह सैनिकों को, मतलब जो भी सैनिक है, मतलब देश के सैनिक थे, उनको लड़ने के लिए ब्राउन बॉस नामक राइफल दिया जाता था। लेकिन 1856 में ब्राउन बॉस के स्थान पर इनफील्ड नामक राइफल दिए जाने लगा। वह 1856 में अंग्रेजों द्वारा सैनिकों को कौन सा राइफल दिया जाने लगा, तो इनफील्ड नामक राइफल दिया जाने लगा, जिसमें कारतूस लगाने से पहले उसे दांत से छीनना होता था। मतलब कारतूस लगाने से पहले, गोली लगाने से पहले उसे दांत से छीनना पड़ता था। और सैनिकों में यह अफवाह फैल गई कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया। मतलब जो मतलब अंग्रेज जो थे, या इससे पहले देखिए, सबसे पहले समझिएगा, 1857 से पहले सैनिकों को, मतलब आर्मी को कौन सा राइफल दिया जाता था, तो ब्राउन बॉस नामक राइफल दिया जाता था। ठीक है, जो मतलब बिना उसको छीले हम आंदोलनकारियों पर, मतलब किसी पर हमला कर सकते थे। लेकिन 1856 में क्या हुआ, तो अंग्रेजों ने उसको एक दूसरा राइफल दिया, जिस राइफल का नाम था एनफील्ड नामक राइफल। ठीक है, और जिसमें कारतूस लगाने के लिए दांत से उसे छीनना पड़ता था। मतलब उसको सबसे पहले अगर भरना है गोली में, तो उसको दांत से पहले छीड़िए, फिर डालिए, फिर वार कीजिए, तो ऐसा था। ठीक है, तो सैनिकों में यह अफवाह फैलाया गया कि यह जो कारतूस है, मतलब एनफील्ड नामक जो राइफल है, इसमें गाय का और सुअर का चर्बी का प्रयोग किया गया। और सैनिकों में इसे अपने धार्मिक भावना का आघात समझा और इसे लेने से इनकार कर दिया। मतलब सैनिकों में, भाई देखो, हम लड़ाई लड़ रहे हैं देश के लिए, ठीक है, लेकिन अगर हमारे धार्मिक चीज़ों से आहत हो तो हम जरूर उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। तो सैनिकों में मतलब धार्मिक भावना का घात हुआ, मतलब आघात हुआ, और समझा और इसे लेने से इनकार कर दिया। मतलब अंग्रेज जो है इसे लेने से इनकार कर दिया। मतलब जो भी सैनिक थे, सैनिक जितने भी थे, वह किसे किसे लेने से, तो एनफील्ड नामक राइफल लेने से इनकार कर दिया कि हम इस राइफल से हम आंदोलन नहीं करेंगे, हम किसी को नहीं कुछ करेंगे। ठीक है, इनकार कर दिया। मंगल पांडे ने अपने सर्जेंट को गोली मार दी। मंगल पांडे ने अपने सर्जेंट जो थे उनको ही गोली मार दी, जिससे उन्हें फांसी दी गई और फलस्वरूप क्रांतिकारी फैल गई। मतलब फलस्वरूप क्या है, मंगल पांडे जो थे ये अपने सर्जेंट को ही गोली मार दिए, और इस जिससे क्या हुआ कि उन्हें फांसी की सजा कीजिए, तो मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई। और यह फांसी की सजा देने के कारण क्या हुआ कि यह क्रांतिकारी बहुत ज़्यादा फैल गया, और यहीं से माना जाता है कि भारत अब आज़ाद होने के लिए एकदम तत्पर थी कि अब बहुत सह अंग्रेजों का दमन शोषणकारी, कि अब मुझे इससे लड़ना है किसी भी तरीके से और देश को आज़ाद दिलवाना है। और वही हुआ परिणाम। लास्ट में कहते हैं ना कि अगर आप सफलता के लिए खामोशी से मेहनत करेंगे तब जाकर आपको सफलता मिलेगा। आगे बढ़िए, संथाल विद्रोह पर टिप्पणी लिखिए। टॉप लेवल का प्रश्न है प्यारे, 5 नंबर का क्वेश्चन। मैं आप सभी को एक ही बार बोल रहा हूँ कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन यदि आप सभी 2025 बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले तो बस 25 प्रश्न की तैयारी कर लीजिए हमारे साथ, लघु तथा दीर्घ उत्तरीय का। यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, संथाल विद्रोह पर टिप्पणी लिखिए। यदि आप सभी के एग्जाम में ये प्रश्न आ जाए पहले, तो क्या करोगे, लिखोगे संथाल विद्रोह भारत की प्रमुख राजनीति और जनजाति है, सॉरी, संथाल विद्रोह जो यह भारत की प्रमुख जनजाति है, जिसके जीविका मूल आधार कृषि है। मतलब इसका जीने का अधिकार जो आधार है, यह कृषि है, कृषि करके ही ये लोग जीते हैं। कौन, तो संथाल एक जनजाति है जो लोग, ठीक है, लेकिन ये परंपरागत कृषि कार्य को करते हैं। लेकिन ये जो है, ये किस प्रकार के कृषि कार्य करते हैं, तो जो परंपरागत चले आ रहे हैं, मतलब वर्षों से जो कार्य चले आ रहे होते उसको करते हैं। ठीक है, अंग्रेज ने अपनी
अंग्रेजों ने इनकी भूमि ले लिया। क्या क्या अंग्रेजों ने इनकी भूमि ले लिया और इन्हें राजमहल की पहाड़ियों के निचले भागों में बसने के लिए एक निर्जन बंजर भूमि वाला क्षेत्र जो दामिनी कोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दामिनी कोह के नाम से किस भूमि को हम जानते हैं? अगर पूछेगा कि दामिनी कोह किसे कहा जाता है तो आप बोलिएगा कि पहाड़ी के नीचे भागों में जो मतलब निर्जन और एवं बंजर भूमि होता है उसे ही हम दामिनी कोह कहते हैं। क्या कहते हैं? दामिनी कोह कहते हैं के नाम से जाना जाता है, जिसे सरकार 10 वर्षों के लिए किसी भी प्रकार का राजस्व न लेने की घोषणा कर दिया। मतलब 10 वर्षों के लिए सरकार ने यह घोषणा कर दिया कि किसी भी प्रकार का कर नहीं लिया जाएगा। संथालों ने अपने परिश्रमों के बदौलत जब इस भूमि को उपजाऊ बना दिया, मतलब संथालों ने क्या किया, मतलब अब उनको मतलब सबसे पहले तो अंग्रेज ने क्या किया कि जो जनजाति थे ये इन जनजातियों को क्या किया, तो मतलब जहां रह रहे थे वहां से इसको हटाया गया और हटाकर इसको एकदम बंजर भूमि दे दिया गया। ठीक है, और बंजर भूमि देकर कहा कि अब 10 वर्षों तक किसी भी प्रकार का राजस्व मतलब किसी भी प्रकार का कर नहीं लिया जाएगा, आप लोग बस यहाँ पे रहिए। और उसके बाद क्या हुआ देखिए, कह रहा उपजाऊ बना दी, मतलब अब दे दिया था, कहा चल भाई अंग्रेजों का शोषण हो रहा है हम पे, तो हम इसको अब यही में हमारा गुजर बसर करना है। तो इसके लिए क्या हुआ, संथालियों ने क्या किया, इस भूमि को उपजाऊ बना दिया। ठीक है, उपजाऊ बना दिया तो स्थानीय जमींदारों ने उस पर जमीन पर अपने अधीन मानते हुए राजस्व लेना शुरू कर दिया। मतलब स्थानीय जो भी जमींदार थे वह क्या किए कि मतलब अब यह भूमि बहुत अच्छा हो गया तो इस पर राजस्व लेना शुरू कर दिया, जिसका विरोध संथालों ने किया और अपनी शिकायत स्थानीय पुलिस और सरकारों को किया। लेकिन पुलिस ने भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, डांट डपाट कर मामला को रफा दफा करने का प्रयास किया। लेकिन संथालों को यह बात मंजूर नहीं थी, क्योंकि कृषि में विस्तार से उनके जीवन स्तर और रहन सहन में बदलाव आ चुका था। वे अब खाना बदोश हो चुके थे और स्थानीय जीवन जीने लगे थे। संथाल अपने जीवन क्या कह रहे हैं, संथाल अस्थायी जीवन जीने के लिए एक अलग दुनिया के निर्माण करना चाहते थे जो बाहरी दबावों से मुक्त हो। लेकिन सरकार जमींदारों और नीतियों को उन्हें अपमानित होना पड़ा और इस तहत सरकार अधिकारियों और व्यापारियों को महाजनों के शोषण विरुद्ध संथालों के सिद्धू और कान्हू नामक दो भाइयों ने नेतृत्व में 1855-56 में विद्रोह बड़ा ही भयानक कर दिया। अंग्रेजों ने कठोर दमन चक्र के इस विद्रोह को शांत कर दिया था। ठीक है, देखिए इस प्रकार से आप सभी को इस प्रश्न का आंसर लिखना है, मैं आप समझा देता हूं। ठीक है, प्रश्न पढ़ते समय और समझाते समय दोनों में अंतर होता है, अगर आप सभी ध्यान से देखिएगा समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। संथाल विद्रोह कैसा विद्रोह था, तो यह एक ऐसा, देखिए संथाल सबसे पहले भारत के एक सबसे प्रमुख जनजातियों में से एक मुख्य जनजाति थी, जिसका मूल आधार जीविका का जो मूल आधार था, मतलब वह जीते कैसे थे, तो कृषि करते थे, खाते पीते थे, कृषि से ही जो भी उपजाऊ होते थे और उससे वो अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, तो अंग्रेजों ने क्या किया, सबसे पहले कृषि कार्य मतलब जो वो लोग जिस जंगल उंगल में रहते थे उस जंगल से उसे हटाया और उसके बाद उसे क्या किया, तो पहाड़ियों के नीचे निर्जन भूमि, एकदम निर्जन बंजर भूमि जहाँ पर खेती नहीं हो पा रहा है न कुछ और एकदम बंजर भूमि, उसको दे दिया। और सरकार ने यह वादा किया कि 10 वर्ष तक आपसे किसी भी प्रकार का राजस्व नहीं लिया जाएगा, कर नहीं लिया जाएगा, आप लोग यहाँ पे रहिए। ठीक है, तो संथालों ने, मतलब संथाल कौन, तो संथाल में जितने भी जनजाति लोग आते हैं इन सभी ने बहुत परिश्रम किया, परिश्रम के बदौलत उस भूमि को उपजाऊ बना दिया। और जब उपजाऊ बना दिए तो जो स्थानीय जमींदार थे, मतलब जिसका ये जमीन था स्थानीय रूप से, मेन रूप से, वो अब क्या किए, तो कर मांगने लगे। और कर मांगने लगे तो या भाई हमको वादा किया गया कि हम 10 साल तक, मतलब अंग्रेजों ने वादा कि हम 10 साल तक आपसे किसी भी प्रकार का कर नहीं लेंगे, लेकिन जब आप कर मांग रहे हैं तो इससे भाई तो हम जनजातियों में मतलब विद्रोह का भावना तो उत्पन्न ही होगा, दुखी तो होगा ही। इसलिए संथालियों ने क्या किया, मतलब पुलिस और सरकारों के बीच बहुत सारे मतलब अपना बात रखे कि आप ऐसा नहीं कीजिए, ये वो नहीं कीजिए, लेकिन पुलिस भी, सरकार भी उसकी बातों को नहीं सुना। और नहीं सुनने के कारण ही क्या है, तो सिद्धू और कान्हू, मतलब संथाल विद्रोह के दो भाई थे, जिस दोनों भाई का नाम था सिंधु एवं कान्हू। इसके नेतृत्व में क्या हुआ, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ वर्ष 1856 में। ठीक है, और जिसको क्या किया गया, बाद में अंग्रेजों ने दमन चक्र से इसको विद्रोह को मतलब शांत कर दिया, मतलब क्या किया, तो मतलब जनजातियों की बातों को माना गया और बाद में इस विद्रोह को शांत कर दिया गया। लेकिन यह आंदोलन क्यों हुआ था, क्योंकि संथाल विद्रोह के संथाल जनजाति जितने भी थे उनके बातों को नहीं माना गया। मतलब वो तो मतलब अंग्रेजों की बातों को माने, लेकिन अंग्रेज उनकी बातों को नहीं माना, उस पर शोषण करने लगे, इसलिए यह विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से पहले इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। आगे बढ़िए।
कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा? कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा? आंसर में लिखिएगा कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में मौर्य शासक अशोक और कलिंग शासन खारवेल के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, अगर आपसे से पूछे कलिंग युद्ध कब हुआ था तो वर्ष 261 ईस्वी में हुआ था। ये किसके बीच हुआ था? मौर्य शासक अशोक, मौर्य के शासक जो थे अशोक थे और कलिंग के शासक जो थे खारवेल थे। इसके बीच यह युद्ध लड़ा गया था। कौन सा युद्ध? कलिंग युद्ध। ठीक है, इस युद्ध का नाम दिया गया कलिंग युद्ध। और यह युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। इस युद्ध में 1.50 लाख मतलब 1.50 लाख दिया हुआ है, 50 लाख लोग बंदी बनाए गए, मतलब आप यूँ कहें तो 1.5 लाख लोग को बंदी बनाए गए थे और वहीं 1 लाख लोग मारे गए थे। मतलब 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया था, जिसमें से लगभग 1 लाख लोगों को मार भी दिया गया था। ठीक है, इस भीषण नरसंहार को क्या करें? इस भीषण नरसंहार को देखते हुए अशोक का कठोर हृदय परिवर्तित हो गया। मतलब अशोक का जो कठोर हृदय है वो भी परिवर्तित हो गया और उसने भीरी घोष के जगह घम्मा घोष की नीति अपना ली और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु धम्म महामंत्रों को नियुक्त कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। ये प्रश्न देखिए आपके लिए बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। ये प्रश्न थोड़ा सा ध्यान से पहले आप लोग देखिएगा। ठीक है, मैं आप सभी को बताऊंगा लास्ट में इसका पीडीएफ कैसे प्राप्त करना। डोंट वरी, आप लोग तैयारी सबसे पहले कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप प्राप्त कर लीजिएगा, फोटो कॉपी करा लीजिएगा, लेकिन आप नहीं पढ़ पाइएगा तो नहीं होगा। लेकिन मैं कहता हूं कि जितना ज्यादा आप मतलब बुक से पढ़ते हैं उससे अधिक कई अधिक होता है कि वीडियो से याद करना। क्योंकि वीडियो में क्या होता है, हम किसी की आवाज़ों को सुनते हैं और क्वेश्चन भी देखते हैं, पढ़ते भी। क्योंकि और देखने और पढ़ने से क्या होता है, किसी भी चीज़ को मतलब सुनने और देखने से किसी भी चीज़ को याद करना बहुत आसान हो जाता है। याद आपको फिल्म क्यों याद हो जाता है, गाना क्यों याद है? क्योंकि गाना को हम सुनते हैं, ठीक है, और देखते भी, तो इसलिए याद हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको सुना रहा हूँ, क्या सुना रहा हूँ? तो प्रश्न सुना रहा हूँ, उसके समझा रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, आपको जल्दी याद होगा। तो मतलब खुद से याद करने से बेहतर है कि आप वीडियो को 4-5 मतलब देख लीजिएगा तो सारा प्रश्न आपको याद हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है, इसमें लिख रहा है रैयतवाड़ी व्यवस्था भू राजस्व वसूल करने की एक प्रथा थी। भू राजस्व वसूली करने की एक प्रथा थी जिसकी शुरुआत वर्ष 1792 ईस्वी में मद्रास के प्रेसिडेंसी बड़ामहाल जिला में किया गया था। अगर पूछ दे आप सभी को कि रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत कहाँ किया गया था तो याद रखिएगा मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थे बड़ामहाल जिला, ठीक है, बड़ाहमल जिला जो थे वहाँ में इसका शुरू किया गया था। और इसकी शुरुआत कैप्टन मुन्नो ने किया था। इसकी शुरुआत जो है किसने किया था? तो कैप्टन मुन्नो ने किया था। और मुन्नो ने इस व्यवस्था को संपूर्ण मद्रास में लागू कर दिया। मुन्नो ने क्या किया? इस व्यवस्था को मतलब किस व्यवस्था को? रैयतवाड़ी व्यवस्था को संपूर्ण मद्रास में लागू कर दिया। यह राजस्व वसूली की वैसी प्रथा थी जिसके तहत किसान और सरकार के बीच सीधा संबंध स्थापित हो गया। मतलब यह जो संबंध था, मतलब राजस्व वसूलने का, कर वसूलने का एक ऐसा संबंध था जिसमें किसान और सरकार के बीच सीधा क्या हो गया? संबंध हो गया। किसान भूमि के वास्तविक मालिक हो गए। किसान जो है ये भूमि के असल मालिक हो गए और इस व्यवस्था के तहत भूमि के उपज के अनुसार लगान की दर नियत किया गया और यह व्यवस्था किसानों के लिए लाभदायक सिद्ध हो। मतलब यह रैयतवाड़ी व्यवस्था जो था ये कैसा व्यवस्था था? तो यह एक बहुत ही अच्छा व्यवस्था था। जिस व्यवस्था की शुरुआत कब हुआ? तो 1792 ईस्वी में हुआ। और इस व्यवस्था के अंतर क्या हो गया? सरकार तथा किसानों के बीच एकदम सीधा संपर्क हो गया। और सीधा संपर्क होने के कारण क्या हुआ कि भूमि में जितने भी उपज हो रहा है उसका एक लगान दर नियत तय किया गया और उस नियत को मतलब किसान चुकाते थे सरकार को, जिससे उसको भी फायदा होता था, सरकार को भी फायदा होता। तो ये बहुत अच्छा व्यवस्था था। इस प्रकार से आप सभी लिख सकते हैं समझ कर भी। ठीक है, जरूरी नहीं कि मैं जो समझा रहा हूं वही आप लोग लिखिएगा। ठीक है, आप लोग अपने मन से भी इसमें कुछ जोड़कर अपने शब्दों में ही लिख सकते हैं। क्योंकि आप जब एग्जाम देने जाइएगा तो आपका सबसे पहला निर्देश ही रहता है परीक्षार्थी जो है यह यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। ये लिखा रहता है ना, क्यों लिखा रहता है? क्योंकि वह जानना चाहता है कि आपकी माइंड, प्रेजेंट ऑफ माइंड कैसा है, आप कैसा सोचते हैं, आप उस प्रश्न के बारे में किस प्रकार से याद किए। आप किताबी भाषा लिख दीजिएगा ना तो बहुत सारा ऐसा होता है ना कि टॉपर बच्चे जो होते हैं वह हमेशा किताबी भाषा वाले बच्चे टॉपर नहीं बनते। वो बनते कौन से ऐसे बच्चे टॉपर बनते हैं जो सच में अपने माइंड का प्रयोग करके अपने हिसाब से किसी भी प्रश्न का आंसर देते। उपनिषद क्या है? प्रश्न ये पूछ दे उपनिषद क्या है तो लिखिए जब कोई शक्तिशाली देश अपने कमजोर और गरीब देशों का अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है, मतलब जब कोई भी शक्तिशाली देश हो से कमजोर, अपने से जो भी कमजोर देश है, ठीक है, या गरीब देश है, उसका आधिपत्य जो है स्थापित कर लेता है तथा वहाँ के संसाधनों को अपने हित के उपयोग के लिए शुरू कर देता है। मतलब देखिए उपनिवेशवाद क्या है? तो
अगर जब कोई भी शक्तिशाली देश हो, जैसे मान लीजिए अमेरिका बहुत ही शक्तिशाली देश है, ठीक है, और यह शक्तिशाली देश होने के कारण नेपाल क्या है, तो नेपाल एक शक्तिशाली देश नहीं है, ठीक है, तो यह क्या करेगा, वहाँ के जितने भी मतलब आधिपत्य है, मतलब जो भी संसाधन है, उसका अपने हित के लिए, मतलब अपना, मतलब अमेरिका को फायदा हो इसलिए उसका प्रयोग करने लगता है, ठीक है, शुरू कर देता है, यानी उपयोग करना शुरू कर देता है, उसे ही साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, तो साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद कहते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि अपने हित के लिए किसी दूसरे देश का नुकसान पहुंचाना उपनिवेशवाद कहलाता है। इस प्रकार से भी आप इसको याद रख सकते हैं और बता सकते हैं। भारत लगभग 2 वर्षों तक ब्रिटेन का उपनिवेश था। भारत जो है यह लगभग 2 वर्षों तक ब्रिटेन मतलब अंग्रेजों का गुलाम था, ठीक है, उपनिवेश था, क्योंकि अंग्रेज क्या कर रहे थे, अपने हित के लिए भारत के सारे सामानों का उपयोग, मतलब सारे संसाधनों का उपयोग करते थे। इसका तीव्र विकास औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ था। इसका बहुत ज्यादा विकास हुआ, ये कब हुआ, तो औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ। पूछे औद्योगिक क्रांति कब हुआ, तो 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ इसका। अगर ईस्वी पूछे तो आप लोग याद रखिएगा 1750 ईस्वी के बाद औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुआ। कहां से हुआ, सबसे पहले तो सर्वप्रथम इंग्लैंड से। आगे बढ़िए, और ये प्रश्न देखिए आप सभी के लिए 10 नंबर प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न करा है, आंगेर व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है प्यारे। अगर ऐसे प्रश्न आप याद नहीं रखेंगे तो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। आंसर में याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य था। शासन की सुविधा के लिए संपूर्ण राज्य को प्रांत और प्रांत को मंडलों में और मंडलों को वलनाडु और वलनाडु को नाडु में विभाजित किया गया था तथा सभी स्तरों पर शासन की देखरेख के लिए 12 व्यक्ति को मिलाकर एक समूह का गठन किया गया था, जिसे ही आंगर व्यवस्था कहते हैं। वह पद आंशिक था तथा इन्हें वेतन के बदले कर मुक्त भूमि दी जाती है। आंगर व्यवस्था क्या था, तो देखिए आंगर व्यवस्था एक ऐसा व्यवस्था, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य तो ये सबसे बड़ा विशाल साम्राज्य था, ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ, 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ। ये भी याद रखोगे किसने किया था, तो आप सभी को याद होगा हरिहर बुक्का ने। और उसके बाद पूछे कि यही क्यों किया गया था, मतलब आंगर व्यवस्था आखिर कैसा व्यवस्था, तो यह था कि राज्य को प्रांतों में और प्रांतों को मंडल में, ठीक है, राज्य जो इसको प्रांतों मतलब छोटे छोटे भागों में बांट देना, और जो प्रांत है मतलब जैसे राज्य को मान लीजिए, हम समझाने के लिए बता रहा हूँ, राज्य को जिलों में बांट देना, जिलों को गाँव में बांट, जिलों को सबसे पहले क्या करना, प्रखंड में बांट देना, प्रखंड को क्या करना, तो गाँवों में बांट देना। इस प्रकार से इसको विभाजित किया गया था, मतलब बांट दिया गया था, और प्रत्येक में कितने व्यक्तियों को शामिल किया गया था, प्रत्येक की देखरेख के लिए 12 व्यक्तियों को शामिल किया गया था। और इसको मतलब वेतन के बदले क्या दिया जाता था, तो भूमि कर युक्त, मतलब जो भूमि है, मतलब आप इस भूमि को लीजिए, इसमें मतलब आपको कर नहीं देना पड़ेगा, आप इस भूमि को उपजा सकते, रख सकते। तो इस प्रकार से वेतन के बदले उसे क्या दिया जाता था, तो कर मुक्त भूमि दी जाती थी, ठीक है। तो मतलब किसी भी व्यक्ति को वेतन नहीं मिलता था, पैसा नहीं मिलता, तो उसके बदले उसको भूमि दिया जाता था। तो इस प्रकार से ये आंगर व्यवस्था के बारे में आप लिख सकते हैं। आंगर व्यवस्था के बारे में बहुत ही ईजी तरीके से लिख सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य था। इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ था, तथा इसने इस व्यवस्था में यह था कि राज्य को प्रांतों में, प्रांतों को मंडलों में, और मंडलों को वलनाडु में, और वलनाडु को नाडु में विभाजित कर देना, तथा सभी स्तर पर शासन की देख रेख किया जाए। और इसमें प्रत्येक स्तर पर 12 व्यक्तियों को गठित किया गया था। और यह व्यवस्था, जिसे ही आंग्र व्यवस्था कहा गया, यह पद आनुवंशिक तथा उन्हें वेतन के बदले क्या दिया जाता था, करमुक्त भूमि दिया जाता था। समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से क्यों की जाती है, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है प्यारे। मैं जब पढ़ाता हूं तो आपको बोलता हूं कि सब्जेक्टिव प्रश्न की यदि आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा तैयारी हो जाएगा। क्योंकि आप जब ऑब्जेक्टिव में काफी ज्यादा पढ़े कि भारत का नेपोलियन किससे कहा जाता है, या ये समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा जाता है, इस प्रकार से पढ़े है ना, तो जी पढ़े। तो इसीलिए अब ये प्रश्न सब्जेक्टिव में पूछा है कि समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से क्यों की जाती है। आइए लिखेंगे, समुद्रगुप्त जो है ये गुप्त वंश का एक महान शासक था। गुप्त जो था ये गुप्त वंश का एक महान शासक था। जैसे आप सभी पढ़ते हैं मुगल साम्राज्य का महान शासकों में हम अकबर को लेते हैं, उसके बाद शाहजहां को लेते हैं, बाबर को लेते हैं, ये सब क्या थे, तो महान शासक थे, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो गुप्त वंश थे, ये इसके महान शासक कौन थे, समुद्रगुप्त थे। इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण किया था। समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के 9 शासकों तथा दक्षिणवर्त के 12 शासकों को पराजित कर दिया था। मतलब समुद्रगुप्त इतने ताकतवर शासक थे, राजा थे, जिन्होंने आर्यवर्त के 9 शासकों को पराजित किया तथा दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित कर दिया था। अतः समुद्रगुप्त की उक्त दिग्विजय को देखकर, मतलब अतः समुद्रगुप्त की मतलब विजय को देखकर इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने, देखिए इतिहासकार जिसका नाम है विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त की तुलना
तुलना नेपोलियन से कर दी। समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है। अगर पूछे कि किस व्यक्ति को 100 युद्धों का मतलब 100 युद्धों का विजेता मतलब 100 युद्ध लड़े और उस युद्ध को जीते भी, इसका विजेता किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और समुद्रगुप्त को कौन से इतिहासकार है जिसने नेपोलियन की तुलना दिया है? तो यह याद रखो, विंसेंट स्मिथ ने दिया है। ठीक है, इस प्रकार से इसका याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और ये 5 नंबर क्वेश्चन के लिए बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न, क्योंकि आपको पता है कि आपके हड़प्पा सभ्यता से हर एक साल एक न एक क्वेश्चन 5 नंबर वाला आपके एग्जाम में रहता ही है। तो ये प्रश्न हो सकता है इस साल आपके एग्जाम में आए। क्या है प्रश्न? हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। लिखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का भारतीय इतिहासकार में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह विश्व की अत्यंत प्राचीन एवं मानव उपयोगी सभ्यताओं में गिनी जाती है। हड़प्पा सभ्यता जो है यह भारतीय इतिहासकार में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है तथा यह विश्व की अत्यंत प्राचीन एवं मानव उपयोगी सभ्यताओं में गिनी जाती है। अपने श्रेष्ठ एवं सुनियोजित नगरों, सुव्यवस्थित निवास व्यवस्था, उत्तम नागरिक प्रबंध, सुंदर और उपयोगी कलाओं आदि अनेक विशेषताओं के कारण हड़प्पा सभ्यता की गिनती विश्व की उन्नत और श्रेष्ठ सभ्यताओं में की जाती है। हड़प्पा सभ्यता की आधारभूत विशेषताएं निम्नलिखित है। कांस्य युग की सभ्यता, यह नगर प्रधान की सभ्यता थी, यह व्यापक प्रधान की सभ्यता थी, यह शांति प्रधान सभ्यता थी, इसकी लिपि भाव चित्रात्मक थी, यह सभ्यता मातृसत्तात्मक था, यह सभ्यता अपने सुयोजित नगर नियोजित के लिए प्रसिद्ध था। मतलब अगर पूछे आपसे विषय कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं को लिखे, तो आप लिख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता भारतीय इतिहासकार में एक महत्वपूर्ण सभ्यता के रूप में और प्राचीन सभ्यता के रूप में इसे जाना जाता है, तथा यह विश्व स्तर पर भी इसे बहुत ही प्राचीन एवं मानव उपयोगी सभ्यताओं में इसे गिनती की जाती है, क्योंकि इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं भी थी। जैसे यह कांस्य युगीन सभ्यता थी, और यह नगर प्रधान सभ्यता थी, इसमें नगर को प्रधान दिया गया था, इसमें व्यापार को प्रधान दिया गया था, तथा यह शांति भरा सभ्यता था। मतलब ये जो सभ्यता में जितने भी लोग रहा करते थे बहुत ही शांति से अपने जीवन यापन किया करते थे। इसका लिपि जो था यह भाव चित्रात्मक लिपि था, और यह मातृसत्तात्मक सभ्यता था। इस प्रकार से पहले आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए अभी हम 12 ही प्रश्न किए और टोटल कितने प्रश्न करना है? 13 प्रश्न करना है। तो प्यारे आपको बहुत ही धौर्य बनाकर अभी 13 क्वेश्चन की क्लास और करना है बहुत अच्छे से। तो बहुत अच्छे से पहले क्लास कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे, और जैसे ही क्वेश्चन रहेगा आप जब एग्जाम में लिख कर आएंगे तो मुझे भी दिल की खुशी मिलेगी कि चलो यार, मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो गेस करके दिया वो बच्चे के एग्जाम में आ गए। इससे बड़ा क्या खुशी हो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब आपका रिजल्ट आता है प्यारे, जब आपका रिजल्ट आता है ना, तो आप 1 दिन खुश होते हैं, आप 4 दिन खुश होते हैं, आप हो सकता है 2 महीने तक खुश रहेंगे। सेम उसी प्रकार से आपके मम्मी पापा भी 1 दिन खुश रहते हैं, 4 दिन खुश, हो सकता है 2 महीने तक खुश रहेंगे। लेकिन एक टीचर जो होता है, एक शिक्षक जो होता है, अगले रिजल्ट तक वो खुश रहते हैं, और अगले रिजल्ट तक आपके फोटो को, आपकी वीडियोज को न जाने कहाँ कहाँ शेयर करते हैं कि हमने साल 2024-25 में ये बच्चे एग्जाम दिए थे हमारे बच्चे, और उसने टॉपर बना था। इस प्रकार से मतलब जब तक वो अगला रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक वो खुश रहते, ठीक है। और अगला रिजल्ट आ गया, अगर उस रिजल्ट में बेहतर बच्चे प्रदर्शन नहीं करते तो फिर भी वो आपको याद करते रहते, यार मेरा साल 2025 वाला जो बैच के बच्चे थे वो बहुत अच्छे अच्छे नंबर लाए। तो इसलिए पहले शिक्षक बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और इसीलिए शिक्षक कभी भी नहीं चाहेगा कि आपके साथ धोखाधड़ी किया जाए, आपके साथ गलत चीज़ों को पढ़ाया जाए, आपको गलत चीज़ बताया जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर आप सभी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दीन ए इलाही क्या है, ठीक है। दीन ए इलाही क्या है, आंसर में लिखिएगा, दीन ए इलाही अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया नया धर्म था। अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया एक नया धर्म था, जिस धर्म का क्या नाम था? दीन ए इलाही, जो सुलह ए कुल, ठीक है, सुलह ए कुल अर्थात सबके लिए शांति के सिद्धांत पर आधारित था। मतलब सबके लिए क्या था? तो शांति के सिद्धांतों पर यह आधारित था। कौन? तो दीन ए इलाही एक धर्म, ठीक है। वास्तव में यह कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि सभी धर्मों के अच्छी अच्छी बातों को संग्रह किया गया था। मतलब सभी धर्मों में जो भी जितने भी चीज अच्छी अच्छी बातें हैं उसको संग्रहित किया गया था, मतलब एक साथ इकट्ठा किया गया था। हो सकता है जैसे मुस्लिम धर्म में कोई बहुत अच्छा चीज़ है, ठीक है, उसको इकट्ठा करना, फिर कोई हिंदू धर्म में कोई अच्छा चीज़ है उसको एकत्रित करना, बौद्ध धर्म में या जितने भी धर्म है उसमें जो भी अच्छी अच्छी बातें थे उसको क्या किया गया? इकट्ठा किया गया, जिसका उद्देश्य था सब में शांति की स्थापना करना। मतलब सब में आपसी में सहयोग क्या बनाए रखना, हिंदू मुस्लिम नहीं करना, ठीक है।
इस धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल जिसका नाम था महेश दास था। मतलब इस धर्म को, दीन ए इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू था जिसका नाम बीरबल कहा जाता है। हालांकि उसका नाम जो था, मतलब ओरिजिनल नाम महेश महेश दास था। इसकी शुरुआत 1581 ईस्वी में अकबर ने किया था। पूछे कि दीन ए इलाही की शुरुआत किसने किया था? अकबर ने किया था। कब किया था? 1581 ईस्वी में किया था। यह दीन ए इलाही क्या था? तो यह एक प्रकार का मतलब धर्म था जो सुलह ए कुल अर्थात शांति के सिद्धांतों पर आधारित था। इसमें वास्तव में मतलब कोई धर्म नहीं था, इसमें सभी धर्मों के जितने भी अच्छी बातें उसको संग्रहित किया गया और संग्रहित करके मतलब शांति स्थापना करना चाह रहे थे आपस में, इसलिए अकबर ने ये कदम उठाया था। और इसको स्वीकार करने वाले, मतलब इस धर्म को स्वीकार करने वाले व्यक्ति कौन थे? प्रथम मात्र एक हिंदू थे जिसका नाम था बीरबल, ठीक है, जो अकबर के पता है सहयोगी थे, जिसका ओरिजिनल नाम महेश दास था, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुआ था? 1581 में। इस प्रकार से लिख देना है। आगे बढ़िए 14वां प्रश्न देखिए। 14वां प्रश्न कह रहा है महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालिए। आइए, बहुत ही टॉप लेवल का ये भी प्रश्न पूछता है कि महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालिए, मतलब उसका जीवन का जो चरित्र था यह कैसा था? जीवन चरित्र पर प्रकाश डालने के लिए पूछ रहा है कि आप इसके बारे में बताइए। अब प्रकाश डालने के लिए बोल दिया तो बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जो कैसे यार मुझे तो टॉर्च भी बनाने नहीं आता है, तो इस प्रकार से क्या करते हैं, वो टॉर्च बना देते हैं और कहते हैं कि ये लीजिए सर मैंने प्रकाश डाल दिया। तो प्यारे, अगर आप ये गलती करके आप आइएगा तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा और हो सकता है आपके फोटो को वायरल कर दिया जाए, आपके कॉपी को वायरल कर दिया जाए। तो सोचिए आपके माँ बाप को भी कितना दुख होगा और आपके टीचर को भी कितना दुख होगा, क्योंकि प्रकाश डालने के लिए बोला तो आपने क्या किया, ये प्रकाश का पिक्चर बना दिया और बस कह दे कि मैंने यहाँ पे लिख देता है बच्चे लोग कि महात्मा बुद्ध के जीवन पे मैंने प्रकाश डाला। तो ये ऐसा गलती नहीं करना बाबू। मतलब प्रकाश डालने के बारे में कह रहा है कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, वह कैसे थे, उसके बारे में लिखिए। तो लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हूँ आप सभी के लिए, उसी प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखिएगा? महात्मा बुद्ध जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के तराई स्थित लुम्बिनी गांव में आमकुंज में हुआ था, ठीक है, आमकुंज में हुआ था, आम्रकुंज में हुआ था, ठीक है। अगर पूछे महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो नेपाल के तराई में स्थित, मतलब ठीक है, नेपाल के तराई जो शहर है इसमें एक स्थित लुम्बिनी गांव के आम्रकुंज में हुआ था। लुम्बिनी गांव के आम्रकुंज। अब देखिए यहाँ पे कैसे आप कहेंगे कि लुम्बिनी गांव में भी आम्रकुंज, मतलब वो एक टोला का नाम था आम्रकुंज, ठीक है। वहां पे किसका जन्म हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम सुशोधन था। इनके पिताजी का नाम क्या था? सुशोधन था, जो शाक्य कुल के प्रधान थे। इनके माता का नाम महामाया, जो कौल्य वंश की थी। इसके माता का नाम क्या था? महामाया। क्या नाम था? महामाया, जो कौल्य वंश की थी। कौन थी? तो कौल्य वंश की इसकी माता थी और इसके पिता का नाम क्या था? सुशोधन था, ठीक है। और इनके जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता का देहांत हो गया। जब महात्मा बुद्ध 7 दिन के ही थे तभी इनकी माँ का देहांत हो गया, मतलब इसके माँ इस दुनिया से गुजर गए, ठीक है। इसका अतः इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजाति गौतमी ने किया था। मतलब जो अब देखिए होता है ना कि माँ अगर नहीं है तो अगर आपको कोई सहारा देने वाला है तो हो सकता है आपके घर में आपकी बहन हो तो वो आपको सहारा दे सकता है। अगर बहन नहीं है तो फिर कहते हैं ना कि मौसी जो होता है ये माँ के समान होता है। तो मौसी ने ही महात्मा बुद्ध का अपना मतलब पालन पोषण किया था, जिसका नाम क्या था? उसके मौसी महात्मा गांधी के मतलब महात्मा बुद्ध के मौसी का क्या नाम था? तो गौतमी नाम था। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी नाम था। इनके स्थान के अवसर पर, इनके जन्म के अवसर पे पंडित ने भविष्यवाणी किया था कि यह बालक आगे चलकर चक्रवर्ती राजा बनेगा या महान सन्यासी बनेगा। मतलब जब इसका जन्म हुआ था, किसका? महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो जो पंडित है ना वो भविष्यवाणी करता है ना कि आप जीवन में ये करोगे या ऐसे बनोगे। तो मतलब उसी प्रकार से पंडित जो यह भविष्यवाणी किया था कि यह बालक आगे जाकर चक्रवर्ती राजा बनेगा या महान सन्यासी बनेंगे। वे हमेशा चिंतनशील रहते थे और जम्बू वृक्ष के नीचे ध्यान मगन हो जाते थे। मतलब जम्बू वृक्ष के नीचे क्या है? ध्यान मगन कर देते थे। अतः पिता ने इनका विवाह मतलब महात्मा बुद्ध के पिता ने इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नामक कन्या से करा दी। मतलब जब महात्मा बुद्ध 16 वर्ष की उम्र में थे तभी इनके पिताजी ने इनका विवाह एक लड़की जिसका नाम था यशोधरा उनसे करा दिया, ठीक है। और जिससे उन्हें पुत्री की प्राप्ति हुई, मतलब लड़की की प्राप्ति हुआ, जिसका नाम उन्होंने महात्मा बुद्ध ने क्या रखा? तो राहुल नाम रखा था, ठीक है। सिद्धार्थ एक बार राज्य भ्रमण के दौरान
सॉरी पुत्र की प्राप्ति हुआ था, सॉरी यहाँ पे देखिए मतलब पुत्री का नाम तो राहुल नहीं होगा ना, मतलब महात्मा बुद्ध को किससे, तो यशोधरा नामक जो उसकी कन्या थी उससे उसको पुत्र की प्राप्ति हुआ, जिसका नाम उसने राहुल रखा था। सिद्धार्थ एक बार राज्य भ्रमण के दौरान मानव जीवन के चारों दृश्य, बूढ़ा, रोगी, मृत्यु और सन्यासी को देखा, जिसे देखकर इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया था। मतलब जो जो ये महात्मा बुद्ध थे, इन्होंने जीवन के जो चार दृश्य होते हैं उनको देखा, बूढ़ा को देखा, रोगी को देखा और मृत्यु को देखा और सन्यासी को देखा, ठीक है, इनको देखा। और इनको देखने से क्या हुआ, इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर को ही त्याग दिया। और 6 वर्ष भटकने के बाद, 6 वर्ष उन्होंने कौन, तो महात्मा बुद्ध भटके, और भटकने के बाद कह रहा है कि बोध गया के निर्जना फल्गुन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे संबोधि ज्ञान प्राप्त हुई। मतलब 6 वर्ष जब भटक गए उसके बाद यह बोध गया, जो बिहार की धरती पे पड़ता है, और निर्जना फल्गुन नदी के किनारे जो यह पड़ता है, ठीक है, कौन, तो बोध गया पड़ता है, ठीक है, उसके नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, मतलब पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष भी बाद में कहा गया, ज्ञान प्राप्ति हो। किसको ज्ञान प्राप्ति हुआ, तो महात्मा बुद्ध को। कहाँ ज्ञान प्राप्ति हो, तो बिहार की धरती बोध गया के निर्जना नदी के किनारे जो पीपल वृक्ष थे उसके नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई। और ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध तथागत और प्रजावन कहलाए। मतलब बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्ति हो गया उसके बाद बुद्ध क्या कहलाए, तथागत तथा प्रजावान कहलाए। और पहला उपदेश सारनाथ में दिया। महात्मा बुद्ध ने, पूछता है कि महात्मा बुद्ध पहला उपदेश कहाँ दिया, तो बताइएगा सारनाथ में दिया। 80 वर्ष तक अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया और 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में कुशीनगर के महानिर्पाव मृत्यु को प्राप्ति किया। इनका अंतिम संस्कार मल्लों में किया गया था, ठीक है, इनका अंतिम संस्कार मल्लों में किया गया था। और महापरिनिर्वाण, ठीक है, महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु होना, ठीक है, तो इसका मृत्यु कब हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में प्रकाश डालने के लिए पूछ रहा है, मतलब उसके जीवन के बारे में पूछ रहे हैं, तो आपसे भी बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। जिसे समझाने के लिए देखिए पढ़ रहे थे तो आपको मैं थोड़ा देरी से समझा पा रहा था, अब देखिए बस 2 मिनट में मैं आपको समझा दूँ। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ, तो नेपाल के स्थित जो लुबनी गाँव था उसमें एक टोला था हमलुगुंज, वहाँ में हुआ था। इनके पिताजी का नाम संशोधन था, माता का नाम क्या था, तो महामाया था। और यह इनके माता किस वंश से थे, तो कौलिया वंश से थे। और इनके 7 दिन के, मतलब जब महात्मा बुद्ध 7 दिन के हुए तब इनके माता जी का देहांत हो गया। और उसका पालन पोषण कौन किया, तो उसके मौसी जिसका नाम था गौतम, उनका पालन पोषण किया। और जब महात्मा बुद्ध मतलब बचपन में ही थे, जब इसका जन्म हुआ था, उसी समय एक पंडित ने भविष्यवाणी किया था कि यह आगे जाकर एक चक्रवर्ती राजा बनेगा या महान सन्यासी बनेगा। वे हमेशा चिंतनशील रहा करते थे। और उसने क्या किया, 16 वर्ष की उम्र में महात्मा गांधी के उनके पिताजी ने महात्मा बुद्ध को, उनके पिताजी ने, महात्मा गांधी कहा जा रहा है तो उस पर आप इग्नोर कीजिएगा प्यारे थोड़ा सा, महात्मा गांधी को, सॉरी महात्मा बुद्ध को मतलब उनके पिताजी ने, मतलब किसके पिताजी, महात्मा बुद्ध के पिताजी ने 16 वर्ष के अवस्था में एक लड़की जिसका नाम था यशोधरा, उनसे शादी करा दिया, जिससे उसके एक पुत्र की प्राप्ति हुआ। उस पुत्र का नाम महात्मा बुद्ध ने क्या रखा, राहुल नाम रखा। और राज्य भ्रमण के दौरान उसने 4 दृश्य को देखा, और 4 दृश्य देखने के बाद मतलब रोगी को देखा, बूढ़ा को देखा, मृत्यु को देखा, सन्यासी को देखा। और इससे क्या हुआ कि 29 वर्ष की अवस्था में उसने अपना घर को त्याग दिया। घर को त्याग देकर 6 वर्ष भटकने के बाद बोध गया के निर्जना नदी के किनारे जो मतलब पीपल के वृक्ष उसके नीचे उसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उससे क्या कहा गया, तथागत और प्रजावन कहलाए। और वह पहला उपदेश जो है, अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ में दिया था। और 80 वर्ष तक अपने धर्म का प्रचार प्रसार किए, मतलब बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार की। और 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला जो है वहाँ कुशीनगर गांव पड़ता है, उसी में इनका मृत्यु हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में आपसे भी लिख सकते हैं, बड़ा ही इजी है, ठीक है। चलिए बढ़िया आगे 15वां प्रश्न लिखिए, कह रहा है चंपारण सत्याग्रह पर टिप्पणी लिखिए। चंपारण सत्याग्रह के बारे में टिप्पणी कह रहा है लिखने के लिए, मतलब इसके बारे में बताइए। लिखिएगा चंपारण बिहार का एक प्रमुख जिला है। चंपारण जो है जिसे आप पश्चिम चंपारण के नाम से जानते हैं, वह बिहार का एक प्रमुख जिला है, जहाँ 18वीं शताब्दी की में गोरे बागान मालिकों ने किसानों के साथ एक अनुबंध किया था। इसके तहत किसानों को 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करनी पड़ती थी। मतलब गोरे जो अंग्रेज थे, जिसको गोरे कहा जाता है, गोरे बागान के मालिक थे जो थे, ये गोरे बागान के मालिक ने मतलब किसानों के साथ एक अनुबंध किया था। मतलब एकदम से उसको कह दिया था, यूँ कहे तो मतलब कहते हैं कि
तुमको कह रहे हैं कि ये चीज़ करना पड़ेगा, तो क्या कह दिए थे, मतलब अनुबंध किए थे, प्रॉमिस किए थे, ये भी कह सकते हो कि प्रॉमिस कर दिया था कि मतलब तुमको 20 कट्ठा अगर आपके पास ज़मीन है किसी भी किसान के पास, तो 3 कट्ठा पे क्या करना पड़ेगा, नील की खेती करना पड़ेगा। तो नील की खेती से क्या है, भूमि की उर्वरता कम हो जाती है, मतलब जिस भूमि पर मान लीजिए बहुत अच्छा खेती हो रहा है, उसकी खेती के मतलब उसकी भी वो भूमि जो है उसकी उर्वरता कम हो जाना, मतलब उस भूमि पर बहुत अच्छा खेती नहीं होना, ठीक है। इसलिए क्या, तो किसान परेशान होते थे, क्योंकि और किसान परेशान होंगे तो भाई दिक्कत तो होगा ही, क्योंकि किसान का क्या, मान लीजिए 20 कट्ठा ज़मीन है और हम उसमें 3 कट्ठा में नील की खेती कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हालाँकि वो दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि ये 3 ही कट्ठा पे हमको करना पड़ा। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि हम नील की खेती तो करते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, ये हमारा भूमि जो है ये बंजर बन जाता है, और जब बंजर बन जाएगा तो खेती ही नहीं होगा तो कुछ होगा? नहीं होगा, ठीक है। जी। तो यहाँ पर देखिए लिख लीजिएगा, यद्यपि 1908 में 3 कठिया व्यवस्था को सुधार लाने के लिए, 1908 ईस्वी में 3 कठिया व्यवस्था को सुधार लाने के लिए कानून पारित किया गया, लेकिन इससे किसानों को खास फायदा नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन इससे क्या हुआ, किसानों को खास फायदा नहीं हुआ। दूसरी और जर्मनी में कृत्रिम नील की निर्माण से भारतीय नील की मांग की में कमी आ गई, मतलब जर्मनी में क्या हुआ, तो कृत्रिम नील की निर्माण होने लगा, जिससे क्या होगा कि भारत से जितने भी नील दूसरे देश जाता था उसकी कमी की मांग हो, मतलब अब मान लीजिए कोई जर्मनी देश खुद नील को उत्पादन कर रहा है, तो अब वो जर्मनी देश खरीदेगा नहीं खरीदेगा, तो क्या होगा कि मतलब जो हमारे पास वस्तु है उसका मांग ही नहीं होगा, तो मतलब हम उसको उपजाए क्यों, ठीक है। लेकिन किसान यह कह रहा है कि किसानों के लिए घाटे का कारोबार हो गया, मतलब किसान ठीक है अंग्रेज की बात मानकर किया करते थे, लेकिन अब जब हम 3 कट्ठा पर किए और यह मतलब दूसरे देश में बिकने के लिए जा ही नहीं रहा है, तो ये इससे क्या हो, किसानों के ये घाटे के लिए हो गया, घाटों का कारोबार हो गया। अतः 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने राजकुमार शुक्ल की आग्रह पर वह चंपारण आए तथा किसानों की समस्याओं को सही पाया और उनकी स्थितियों में सुधार लाने के लिए वह उन्होंने आंदोलन चला, जिसे ही चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। इससे गांधी जी ने किसानों कराए कि इसमें गांधी जी ने किसानों से लिया गया 25% अवैध राशि वापस करवाया, मतलब 25% जो अवैध राशि अंग्रेज किसानों से लिया करते थे उसको भी वापस करवाया। कौन, तो महात्मा गांधी ने वापस करवाया। किसके कहने पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे, तो याद रखोगे राजकुमार शुक्ल के कहने पर यह चंपारण आए थे, और इस कानून को कहा जाता है महात्मा गांधी के यह प्रथम आंदोलन भी था, ठीक है, भारत में, ठीक है, वर्ष 1917 ईस्वी में। पूछता है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, वर्ष 1917 में कहा हुआ, बिहार के चंपारण जिला में हुआ। तो इस प्रकार से आपसे इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये टॉप लेवल का प्रश्न है, पहले 5 नंबर के लिए एकदम 100% फिक्स रखिए कि आपके एग्जाम में ये प्रश्न अब की बार आएगा, ठीक है। अब की बार ये प्रश्न आएगा, 100% फिक्स रखिए। विवाह क्या है, इनके प्रमुख प्रकारों पर प्रकाश डाले, ठीक है, ये पूछेगा आपसे। तो विवाह क्या है, यह सामाजिक एक संस्कार, विवाह जो है ये हिंदू धर्म का एक सामाजिक संस्कार है, और महाभारत और मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकारों का की चर्चा की गई। महाभारत में पूछता है आपसे कि मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया, 8 प्रकार के। वहीं आपसे एक ये भी पूछ सकते हैं महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया, तो 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया, मतलब इसके बारे में बताया गया। पहला विवाह है जिसको कहते हैं ब्राह्मण विवाह, क्या कहते हैं, ब्राह्मण विवाह, यह सर्वोत्तम प्रकार का विवाह माना जाता है, ये सबसे अच्छा विवाह माना जाता है। इस विवाह में माता पिता अपने कन्या को आभूषणों से सुज्योतित करके गुणवान व्यक्तियों को सौंप देता है। मतलब इस विवाह के अंतर्गत क्या होता है, जो माता पिता होते हैं वह कन्या को, मतलब अपनी लड़की को आभूषणों से, मतलब जेवर जवरात से तैयारी करके सुशोभित करके, गुणवान व्यक्ति मतलब जिसके अंदर गुण हो, जो पैसा कमा सकता है, जो उसको बेटी को खुश रख सकता है, उसके पास वो सौंप देता है। किस विवाह के अंतर्गत, तो ब्राह्मण विवाह के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद दूसरा विवाह का नाम है आर्य विवाह, आर्ष विवाह, क्या नाम है, आर्ष विवाह। इस विवाह में कन्या के पिता, इस विवाह में मतलब आर्ष विवाह में क्या होता है कि कन्या के पिता वर से एक जोड़ा गाय और बैल प्राप्त करके अपनी पुत्री का विवाह करते हैं। मतलब आर्ष विवाह में क्या होता है, तो आर्ष विवाह में मतलब कन्या के पिता, मतलब लड़की के पिता जो है ये वर से, मतलब दुल्हा से, लड़का से क्या करते हैं, तो कहते हैं कि एक जोड़ा आप गाय दीजिए और बैल दीजिए, एक जोड़ा गाय एक जोड़ा बैल दीजिए और पुत्र की प्राप्ति कर लीजिए, मतलब आप मेरी पुत्री को ले जाइए विवाह करके, ठीक है। तो ये एक प्रकार का ये विवाह है, कौन सा विवाह, आर्ष विवाह, ठीक है। उसके बाद एक गंधर्व विवाह होता है, क्या होता है, गंधर्व विवाह। इसे प्रेम विवाह कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, प्रेम विवाह कहते हैं। इसमें लड़का और लड़की एक दूसरे को आकर्षित होकर आपस में विवाह कर लेते हैं, इसे गंधर्व विवाह कहते हैं। अगर पूछे आप सबसे, पूछते, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि ये प्रश्न आ जाए, ये प्रश्न नहीं आएगा, तो यहाँ से आपके लिए 8 प्रश्न में से कोई प्रश्न आ सकता है। अब कहिए सर एक प्रश्न से 8 प्रश्न बनते, जी बाबू 8 प्रश्न बनते, क्योंकि आपके एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है कि ब्राह्मण विवाह से आप क्या समझते हैं, आर्ष विवाह से आप क्या समझते हैं, गंधर्व विवाह से क्या समझते हैं, प्रजापत्य विवाह से क्या समझते, दैव विवाह से क्या समझते, सूर्य विवाह
विवाह से क्या समझते हैं, पिशाच विवाह के से क्या समझते हैं, राक्षस विवाह से क्या समझते हैं, या आप इन सभी विवाहों का परिभाषा दीजिए। कोई भी पूछ देगा ना, तो ये प्रश्न टॉप लेवल का, अगर 5 नंबर में पूछे तो आपको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। अगर 2 नंबर में पूछेगा तो पूछेगा कि ब्रह्मा विवाह क्या है, अर्च विवाह क्या है, ये इस प्रकार से प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो गंधर्व विवाह में क्या होता है कि लड़का लड़की एक दूसरे से आकर्षित होता है और आकर्षित होकर क्या करता है, शादी कर लेता है, जिसे ही क्या कहते हैं, तो हम अर्च विवाह कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। और एक विवाह का नाम है, जो चौथा नंबर का विवाह, इसका नाम है प्रजापत्य विवाह। क्या है, प्रजापत्य विवाह। इसमें क्या होता है, पिता वर से यह प्रतिज्ञा करवाता है, मतलब पिता जो है, मतलब लड़की की पिता वर से, मतलब दुल्हा से, लड़का से यह प्रतिज्ञा करवाता है कि वह उनकी कन्या के साथ मिलजुल कर सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। मतलब इसमें क्या है, तो मतलब क्या करवाते हैं, एक पिता जो है यह वर से, मतलब दुल्हा से यह वादा करवाता है कि आप वादा कीजिए। ठीक है, मतलब आप प्रतिज्ञा लीजिए, आप वादा कीजिए, आप प्रतिज्ञा लीजिए कि आप हमारी कन्या के साथ मिलजुल कर सामाजिक तथा धार्मिक कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और उसे खुश रखेंगे। तो यह एक प्रकार का ये भी विवाह है। उसके बाद एक असुर विवाह होता है। क्या, और कौन सा विवाह होता है, असुर विवाह, जो 5वां नंबर का विवाह है। इस विवाह के अंतर्गत क्या होता है, इस विवाह में माता पिता वर से उसकी शक्ति के अनुसार धन लेकर अपनी पुत्री का विवाह करवाता है। मतलब क्या है, इस विवाह, असुर विवाह में क्या होता है, तो माता पिता जो है वर के शक्ति के अनुसार, मतलब वर का जितना, मतलब वर मतलब दूल्हा लड़का, ठीक है, उसका जितना शक्ति है उसके अनुसार से क्या है, यह धन लेता है। ठीक है, पहले देखिए धन लिया जाता था, अब धन पुत्री को ही देना पड़ता है। कितना गंदा समाज में हम लोग जी रहे हैं, सोचिए आप ही जरा सोचिए, कितना गंदा समाज में जी रहे हैं। यार दहेज न लेना चाहिए न देना चाहिए, खास करके इस्लाम में तो इस को हराम माना गया, गंदा काम है। ठीक है, कोई धर्म नहीं कहता यार, हिंदू धर्म भी नहीं कहता कि आप दहेज लीजिए और दीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए ना, असुर विवाह क्या करा, असुर विवाह वो एक ऐसा विवाह था, वो विवाह का उल्लेख और असुर विवाह का उल्लेख महाभारत में किया गया। आपके महाभारत में किया गया। ठीक है, मनुस्मृति में किया गया। इसमें कहा जा रहा है कि अगर आपको हमारी कन्या चाहिए तो आपका जितना शक्ति है उस हिसाब से आप मुझे धन दीजिए, तब जाकर मैं आपको पुत्री को दूंगा। ठीक है, तो पुत्री से विवाह करवाता था। उसके बाद दैव विवाह था। दैव विवाह में क्या है, इसमें यज्ञ कराने वाले पुरोहित के साथ पिता अपनी कन्या का विवाह करवाता था। मतलब दैव विवाह में क्या है, जो यज्ञ कराने वाले पुरोहित होते थे उसके साथ ही पिता अपनी कन्या का विवाह करवाता था। ठीक है, उसके बाद राक्षस विवाह, कौन सा विवाह है, जो 7वां नंबर का विवाह, इसे राक्षस विवाह। इसमें कोई भी लड़का बलपूर्वक अपहरण करके लड़की से विवाह करता था। मतलब राक्षस विवाह कैसा, राक्षस ही कहा जा रहा है, तो समझ ही सकते हो। इसमें क्या है कि कोई लड़का जो अपने बल का प्रयोग करके किसी लड़की को अपहरण कर लेना और उससे शादी कर लेना, यह कैसा विवाह कहलाता है, तो राक्षस विवाह कहलाता है। पूछ दे अगर आपके एग्जाम में कि 2 नंबर में कि राक्षस विवाह से आप क्या समझते हैं, राक्षस विवाह किसे कहते हैं, तो लिखिएगा कि इसमें लड़का अपने बल का प्रयोग करके किसी लड़की का अपहरण करना तथा उससे शादी करना ही क्या कहलाता है, तो राक्षस विवाह कहलाता है। उसके बाद पिशाच विवाह, कौन सा विवाह, पिशाच विवाह। पिशाच विवाह कैसा विवाह है, तो इसमें कोई लड़का सोई हुई लड़की या पागल या मदमस्त लड़की के साथ बलपूर्वक संभोग करके विवाह करता है, उसे ही पिशाच विवाह कहते हैं। अब देखिए पिशाच विवाह क्या है, ये दोनों विवाह थोड़ा सा खतरनाक विवाह है। ठीक है, राक्षस विवाह में क्या होता है, तो लड़का अपना बल का प्रयोग करके किसी लड़की को अपहरण करके ले जाता है तथा उस लड़की से शादी कर लेता है। ठीक है, और पिशाच विवाह में क्या होता है, तो कोई लड़का जो है ये सोई हुई लड़की या क्या कर रहा है, सोई हुई, देखिए कह रहा है इसमें कोई लड़का सोई हुई लड़की या पागल, अगर मतलब कोई लड़की जैसे मान लीजिए सोया हुआ है, ठीक है, उस लड़की के साथ, या कोई पागल है थोड़ा बहुत लड़की, मदमस्त लड़की जो थोड़ा दिमाग से पागल है, ठीक है, उसके साथ क्या बलपूर्वक, मतलब अपने बल का प्रयोग करके उसके साथ संभोग करना, मतलब गलत क्रिया करना। ठीक है, और गलत क्रिया जब कर लेते हैं तो क्या होता है, समाज भी कहते हैं कि अब इसके साथ ये गलत क्रिया किया तो अब इसी से विवाह करवा दो। ठीक है, तो ये क्या होगा, तो उससे विवाह करता था, मतलब लड़का उससे विवाह करता था, तो इस विवाह को कौन सा विवाह का नाम दिया गया, तो पिशाच विवाह का नाम दिया गया। तो इसी प्रकार से अगर आपसे से पूछे कि विवाह क्या है, इसके प्रमुख प्रकारों का प्रकाश डालिए, तो आप सभी पहले इस प्रकार से लिख सकते हैं कि विवाह जो है यह एक सामाजिक संस्कार है। महाभारत और मनुस्मृति में विवाहों के 8 प्रकार का उल्लेख किया गया, जिसमें ब्राह्मण विवाह सबसे उच्च, मतलब सर्वोत्तम विवाह, विवाहों का सबसे अच्छा प्रकार माना जाता है। उसके बाद जो भी आर्ष विवाह हो गया, गंधर्व विवाह, प्रजापत्य विवाह, इस सब के बारे में हमने बताया। आप सभी इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। आगे बढ़िए, त्रिपिटक के विषय में आप क्या जानते हैं, त्रिपिटक के विकास में आप विषय में आप क्या जानते हैं, आंसर में लिखिएगा। पहले त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ जो है, यह
तीन कोठरियाँ जिनमें पुस्तक रखी जाती है। मतलब त्रिपिटक का अर्थ जो होता है, ये 3 कोठरियाँ जिनमें पुस्तक रखी जाती है। बुद्ध के मृत्यु के बाद, मतलब बुद्ध का जो मृत्यु होगा, तो उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं का संकलन 3 पिटकों में किया। उनके शिष्य ने उनकी मतलब शिष्यों की जो है मतलब शिक्षाओं का संकलन कितने भागों में किया? 3 पिटकों में किया। इसमें संयुक्त रूप से त्रिपिटक है। इसे संयुक्त रूप से मतलब एक साथ इसे क्या कहा गया? तो त्रिपिटक कहा गया। ये 3 पिटक निम्नलिखित है। पहला था सूती पिटक, इसका संकलन प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व स्थान राजगिरी के दौरान गौतम बुद्ध के परम शिष्य आनंद के द्वारा किया गया था। गौतम बुद्ध के जो परम शिष्य थे आनंद, उसके द्वारा किया गया था। इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत तो मिलते हैं। इसमें किसमें? तो सूती पिटक में क्या मिलते हैं? तो बौद्ध धर्म के सिद्धांत मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो था यह विनय पिटक था। कौन था? विनय पिटक। इसका संकलन प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व स्थान राजगिरी, स्थान क्या है? तो राजगिरी के दौरान बुद्ध के परम शिष्य उपाली, बुद्ध के प्रथम जो परम शिष्य थे उपाली, इनके द्वारा किया गया था। और इसमें क्या? बौद्ध धर्म के आचार विचार संबंधी नियमों का उल्लेख मिलता है। किसमें? तो विनय पिटक में। उसके बाद है कि अभिधर्म पिटक। ठीक है। इसमें क्या है? बौद्ध धर्म का दर्शन का उल्लेख किया गया। इसका संकलन तृतीय बौद्ध संगीत 250 ईसा पूर्व स्थान पाटलिपुत्र के दौरान किया गया था। तो त्रिपिटक के बारे में आप सभी इस प्रकार से आंसर लिख सकते हो। बहुत ही इजी है। त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक देखिए 3 कोठरियों जिनमें एक पुस्तक रखी जाती है, मतलब जिनमें एक पुस्तक रखी जाती है, उसे ही क्या कहा गया? तो त्रिपिटक कहा गया। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने, मतलब उनके स्टूडेंटों ने शिक्षाओं का संकलन किया तथा 3 पिटकों का निर्माण किया। जिस पिटक का क्या नाम गया? मतलब संयुक्त को, मतलब पूरे अगर एक साथ रखे तो उसको नाम दिया गया कि त्रिपिटक। ठीक है। और अलग अलग ऐसे किया गया तो इसका नाम दिया गया सूती पिटक, उसके बाद विनय पिटक और उसके बाद अभिधर्म पिटक। ठीक है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। श्वेतांबर और दिगंबर से आप क्या समझते हैं? टॉप लेवल का प्रश्न यदि आपके एग्जाम में आए पहले तो लिखिएगा। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के 2 अलग अलग शाखाएं, जैन धर्म के 2 अलग अलग शाखाएं। महावीर के मरने के बाद मगध में भयंकर अकाल पड़ा। महावीर के मरने के बाद क्या होगा? तो मगध में भयंकर अकाल पड़ा। अकाल के दौरान कुछ जैन संत बद्राबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत चले गए। कुछ जैन संत जो है ये बद्राबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत चले गए और कुछ संत स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध रह गए। अकाल की समाप्ति के बाद जब दोनों संत एक जगह इकट्ठा हुए तो वर्चस्व को लेकर दोनों में विवाद छिड़ गया, जिनमें जैन धर्म 2 गुटों में बट गया। जैन धर्म जो ये 2 गुटों में बट गया। इसमें कुछ संत के बद्रभाव के नेतृत्व वस्त्र त्याग दिया और कुछ नंगे रहने का निर्णय लिया, तो वे दिगंबर कहलाए। मतलब जो नंगे रहे उसे दिगंबर कहा गया, जो वस्त्र पहने रहे उसे क्या कहा गया? तो श्वेतांबर कहा गया। तथा कुछ संत स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेत वस्त्र धारण किया, जिसे श्वेतांबर का, मतलब जो श्वेत वस्त्र का धारण किया उसे श्वेतांबर कहा गया, जो नंगे रहे उसे दिगंबर कहा गया। तो इस प्रकार के दिगंबर, श्वेतांबर तथा दिगंबर से आप क्या समझते हैं? इसके बारे में लिख सकते हैं कि यह जैन धर्म के 2 अलग अलग शाखाएं हैं। ठीक है। ये भी मतलब 2 अलग अलग मतलब भाई है और इसमें मतलब भाई मतलब शाखा है। इसका शाखा है जिसमें महावीर के मरने के बाद यह भयंकर अकाल पड़ा था, उसके कारण यह उत्पन्न हुआ था। ठीक है। आगे बढ़िए और आपसे से पूछे कि पंच महाव्रत क्या है अथवा महावीर स्वामी के उपदेश का वर्णन कीजिए। अगर पूछ दे आपसे से कि पंच महाव्रत क्या है अथवा पूछ दे कि महावीर स्वामी को वर्णन कीजिए, तो आप लिखिएगा कि महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कष्ट के निवारण के लिए, मतलब अपने शिष्यों की कष्ट के निवारण के लिए, निवारण की प्राप्ति के लिए 5 आदर्श पालन करने को कहा था, जिसे ही पंच व्रत कहा जाता है। पंच महाव्रत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंच महाव्रत कहा जाता है। ये निम्नलिखित है। पहला था कि सत्य, मतलब कभी झूठ नहीं बोलना है, अर्थात हमेशा सच बोलनी चाहिए। दूसरा अहिंसा, कभी हिंसा मतलब मार काट नहीं करनी चाहिए। तीसरा था कि असत्य, मतलब कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। चौथा था अपरिग्रह, मतलब धन संग्रह नहीं करना चाहिए। और 5वां था ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को वश में करना चाहिए, अर्थात शादी विवाह नहीं करना चाहिए। यही पंचव्रत था। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि पंच महाव्रत, ठीक है, पंच महाव्रत क्या है अथवा महावीर स्वामी के उपदेशों का वर्णन कीजिए, तो आपसे मतलब किसी भी प्रकार से ये प्रश्न पूछ सकता है। ये प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि पंच महाव्रत क्या है, और या ये इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि महावीर स्वामी के उपदेशों का वर्णन कीजिए। तो आपसे भी इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। आगे बढ़िए। 20वां प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ? ये टॉप लेवल का प्रश्न। मैंने बोला था आप सभी को कि यदि आप इसके बारे में इतिहास को जानेंगे तो बड़ा मजा आएगा। भारतीय संविधान दुनिया का पहला लिखित और सबसे बड़ा संविधान है। कांग्रेस ने सबसे पहले 26 जनवरी वर्ष
30 मतलब 26 जनवरी वर्ष 1930 को दिन रविवार को ही स्वाधीनता दिवस मनाया था। मतलब उसने स्वाधीनता दिवस मनाया था। अतः उसी दिन को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इस दिन भी शायद दिन रविवार ही पड़ा, इसीलिए मतलब दिन को भी याद रखते हुए, मतलब रविवार के दिन को भी याद रखने के लिए और डेट को भी याद रखने के लिए उन्होंने 26 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या किया, तो अपने देश को मतलब अपना संविधान को लागू किया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आगे बढ़िए, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के क्या कारण थे, आंसर में लिखना है। तो आप लिखिएगा मगध साम्राज्य भारत में महानतम साम्राज्यों में से एक था। इसके उत्कर्ष का प्रमुख निम्नलिखित कारक थे, जैसे भौगोलिक स्थिति, मगध की पहली राजधानी राजगीर थी, जो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र, जो चारों ओर से नदियों से घिरा हुआ था, और अतः मगध की दोनों राजधानी स्पार्मिक दृष्टि से सुरक्षित था, जो मगध के उत्कर्ष का कारण बना। और लोहे की प्राचुरता, मतलब लोहे की प्राचुरता दूसरा कारण जो मैं लिखेगा कि लोहे की प्राचुरता, मतलब मगध के पास प्रचुर मात्रा में लोहा का भंडार था, जिससे सैनिकों के लिए अस्त्र शस्त्र और कृषियों के लिए औजार बनाने में सहायता प्रदान किया गया, जो मगध के उत्कृष्ट का कारण बना। और शासकों का योगदान, तीसरा कारण में लिखना है शासकों का योगदान। मतलब आगे लिख देना है कि मगध का शासन करने वाले जो भी शासक हुए वे कुशल सेनापति और साहसी प्रवृत्ति के थे। इनके प्रमुख शासक बिंबिसार, अजातशत्रु, क्लासेक, धनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक, और इनकी आक्रामक नीतियों का नियंत्रण किसी भी वश की बात नहीं थी, जो मगध के उत्कर्ष कारक बना। ठीक है, तो मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के क्या कारण थे, तो इस प्रकार से आप 3 कारण लिख सकते हो और उसके बारे में बता सकते हो। बहुत ईजी क्वेश्चन था, ये प्रश्न आपको याद होनी चाहिए। अल बरूनी के बारे में आप क्या समझते हैं, अल बरूनी के बारे में आप क्या जानते हैं या क्या समझते हैं, अगर ये प्रश्न पूछे तो लिखिएगा अल बरूनी मगध एशिया में स्थित देश क्या है, लिखिएगा अल बरूनी मगध एशिया में स्थित देश ख्वारिज्म का निवास स्थान था। इसका जन्म 4 दिसंबर 1973 ईस्वी को हुआ था। यह भारत मोहम्मद गजनवी के साथ वर्ष 1924 में आया था। मतलब कौन आया था, कब आया था, तो 4 दिसंबर 973 को, 4 दिसंबर 973 को किसका जन्म हुआ था, तो अल बरूनी का जन्म हुआ था। और यह भारत किसके साथ आया था, तो मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। कब आया था, वर्ष 1024 में आया था। यह सीरियाई, फारसी, हिब्रू तथा संस्कृत भाषाओं के ज्ञाता थे। मतलब कौन, अल बरूनी थे, जो इसके पास सीरियाई भाषा का, फारसी भाषा का, हिब्रू भाषा का, संस्कृत भाषा का ज्ञान था। मोहम्मद गजनवी उन्हें 1017 ईस्वी में 1017 ईस्वी में युद्ध बंदी बनाकर गजनवी ले गया था। उन्हें भारत में आकर, मतलब इन्होंने भारत में तहकीक हिंद, किताबुल हिंद की रचना अरबी भाषा में किया। इसमें 80 अध्याय है। पहला मुसलमान था जिसने पुराणों का अध्ययन किया। यह कौन, अल बरूनी पहला मुसलमान था जिसने पुराणों का भी अध्ययन किया। पुराणों की संख्या कितनी, 18 है, सबका अध्ययन किया। और 1030 ईस्वी में भारत से लौटने के बाद इनकी मृत्यु 1048 ईस्वी में गजनी में हो गई। ठीक, कहाँ हो गया था, तो गजनी में इनकी मृत्यु हो गई, किसकी, अल बरूनी के। तो अल बरूनी के बारे में आप सभी इस प्रकार से लिख सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के यानी इसके पतन के क्या कारण है, तो आप सभी, ये टॉप लेवल का प्रश्न, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने बोला था ना कि सिंधु घाटी सभ्यता से आपके एग्जाम में 5 नंबर में एक क्वेश्चन 100% हर साल फिक्स रहता है। कौन, ठीक, आपकी बार यही प्रश्न आ जाए। ठीक है, क्योंकि इससे पहले भी मैं एक प्रश्न बताया था, तो आप लोग याद रखिएगा, कोई भी प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो लिखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता जो वर्तमान सभ्यता की तहत विकसित सभ्यता थी। यह 250 वर्ष से 1750 ईस्वी पूर्व के बीच अर्थात 750 वर्ष तक फलती फूलती रही। मतलब यह सभ्यता जो है यह 750 वर्ष तक फलती फूलती रही, लेकिन 1750 ईस्वी के बाद इस सभ्यता का अस्तित्व मिटने लगा, भवन ढहने लगी, नलियां टूटने लगी। इसके पतन को प्रदर्शित करता है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के मतभेद थे इस प्रकार से, जैसे विदेशियों का आक्रमण करना, सिंधु घाटी सभ्यता पर जलवायु में परिवर्तन होना, अर्थव्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन होना, बाढ़ का प्रकोप होना, अग्नि का प्रकोप होना, नदी में जलधार का परिवर्तन होना, महामारी का प्रकोप होना, भूमि का शुष्क हो जाना, प्रशासन में स्थिरता का आना और व्यापार में गिरावट आना। इसके कारण क्या हुआ, तो सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन हो गया। तो इस प्रकार से पहले लिख सकते हैं, जो मतलब यह कितना वर्ष पुराना था, तो 750 वर्ष पुराना सभ्यता था। आगे बढ़िए, और यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है, 24वां प्रश्न कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्र का नाम लिखिए। तो हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्र निम्नलिखित है। ये 2 नंबर क्वेश्चन के लिए बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। आंसर में लिखिएगा हड़प्पा, उसके बाद लिखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोज गया नगर, ठीक है, दूसरा मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, तीसरा लोथल हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर, रागीगढ़ी भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे
सबसे बड़ा नगर। उसके बाद लास्ट प्रश्न आपके लिए मैं गेस किया हूं, जिस प्रश्न का नाम है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने और कब की। आंसर लिखिएगा पहले। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना हड़प्पा वंश के शासक उदयीन या उदयभद्र ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया था। पाटलिपुत्र मगध की राजधानी के रूप में स्थापित करने का श्रेय उदयीन को दिया जाता है। मतलब पाटलिपुत्र मगध की राजधानी के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो उदयीन को दिया जाता है, जिसे उदयभद्र कहिए, उसको दिया जाता है। इसकी स्थापना कब हुआ, 5वीं शताब्दी में हुआ। ठीक है। यदि आपसे भी प्यारे अपने दोस्तों को अगले साल पढ़ाना चाहते हैं तो आपसे हमारे इस नंबर पर संपर्क करवा सकते हैं। बाकी इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए प्यारे आप सभी को मैं बता दूं, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा और टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ डाल दिया गया, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। इस वीडियो को आपसे ज़्यादा कम से कम 9 भी तो 4 से 5 बार देख लीजिएगा, अच्छे से सारे प्रश्न को याद कर लीजिएगा। यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आप बेहतर प्रदर्शन कीजिए, आप अपने मम्मी पापा का सपना को साकार कीजिए, आप अपने टीचर की सपना को साकार कीजिए, आप अपने सपना को साकार कीजिए। ठीक है। चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।